अब नेक्स्ट टाइप क्या है, सेवंथ टाइप है हमारी रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चे, पेपर के व्यू से वेरी वेरी। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, क्या कहेंगे, संबंधवाचक। यानी रिलेटिव प्रोनाउन का क्या मीनिंग है बच्चे, यहाँ पे WH फैमिली का यूज होगा, WH फैमिली। अब WH फैमिली तो इंटेरोगेटिव में भी आई थी, लेकिन यहाँ पे WH फैमिली कैसे आएगी, एज अ कंजक्शन, एक कंजक्शन की तरह आएगी, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करेगी। ठीक है, WH फैमिली का यूज होगा एज अ कंजक्शन, बीच में आएगी, दो सेंटेंस को जोड़ेगी, लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। ठीक है, जैसे अब मैं दो सेंटेंस लिख रही हूं, जैसे मैंने लिखा आई नो द बॉय हु मैट मी यस्टरडे, आई नो द बॉय हु मैट मी यस्टरडे। जैसे एक सेंटेंस और है, मैंने लिखा आई हैव अ सन whom I love very much। ठीक है, दो सेंटेंस है, पहला क्या है, आई नो द बॉय हु मेट मी यस्टरडे, सेकेंड है आई हैव अ सन whom I love very much। अब यहाँ पे हु आया है, WH फैमिली है, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रही है, तो यहाँ पे हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। यहाँ पे whom आया है, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, तो ये भी क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, लास्ट में क्या है, फुल स्टॉप है। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है बच्चे, देखो अब हमें कैसे पता चलेगा यहाँ पे हु आएगा और यहाँ पे whom आएगा। बाय चांस यदि मैं यहाँ पे whom लिख देती तो क्या आपको पता चलता मैंने गलत लिखा है, यहाँ पे हु होता तो ये गलत था। अब तो मैंने ठीक लिखे, ऊपर वाले में हु आएगा, नीचे वाले में whom आएगा। अब देखो वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चे, ध्यान देंगे। अब देखो मेरे को ये पता करना है हु कहाँ आएगा और whom कहाँ आएगा। ठीक है, अब जब रिलेटिव प्रोनाउन में हु और whom पूछ रखा है तो सबसे इजी मेथड क्या है, हमारा पहला काम क्या होना चाहिए, हम ये चेक करेंगे सेंटेंस में कितने सब्जेक्ट हैं और कितनी वर्ब है। ठीक है, हम क्या चेक करेंगे, सेंटेंस में कितने सब्जेक्ट हैं और कितनी वर्ब है। यदि सब्जेक्ट और वर्ब बराबर हैं, यदि सब्जेक्ट और वर्ब बराबर हैं तो 100% whom आएगा। ठीक है, और यदि सब्जेक्ट और वर्ब बराबर नहीं है तो क्या आएगा, whom आएगा। क्या बोला मैंने, यदि सब्जेक्ट और वर्ब बराबर है तो whom आएगा और बराबर नहीं है तो who आएगा। देखो अब सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, पहले भी बता चुकी मैं, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट। वर्ब से, मेन वर्ब से पहले वाली चीज क्या होगी, सब्जेक्ट होगी। और एक आपको पता है आई वी यू ही सी इट और दे भी क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, वर्ब हम जानते हैं। तो देखो बच्चे छोटा सा कॉन्सेप्ट है, सब्जेक्ट और वर्ब चेक करेंगे। अब एक बार पहला वाला सेंटेंस देखो, पहले वाले सेंटेंस में क्या खास बात है, मैं सब्जेक्ट और वर्ब चेक कर रही हूं। ठीक है, पहले वाले सेंटेंस में आई क्या है, सब्जेक्ट, नो क्या है, वर्ब। ठीक है, बॉय को मैं नहीं लिखूंगी क्योंकि हमारा मेन मोटो है सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब चेक करना। अब मैंने देखा मैट भी क्या है, वर्ब, मी ऑब्जेक्ट में चेक नहीं करूंगी, मेरे को तो सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए। अब मैंने देखा इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कितने हैं, एक आई, वर्ब कितनी है, एक तो ये है एक ये है, वर्ब कितनी, दो, सब्जेक्ट कितने, एक। क्या ये बराबर हैं, नहीं है। यदि सब्जेक्ट और वर्ब बराबर नहीं है तो 100% बच्चे हु आएगा। सब्जेक्ट और वर्ब बराबर नहीं है तो क्या आएगा, हु।
अगला देखो, ये क्या है, सब्जेक्ट, हैव क्या है, वर्ब, आई क्या है, सब्जेक्ट, लव क्या है, वर्ब। अब मैंने देखा भी इस सेंटेंस में सब्जेक्ट भी कितने हैं, 2 हैं, वर्ब भी कितनी है, 2 है, सब्जेक्ट भी 2 वर्ब भी 2, तो क्या ये बराबर है 2 2 है। यदि बराबर है तो क्या लगाया मैंने, होम लगाया, यानी यहाँ पे क्या आया बच्चे, होम का यूज हुआ है। गोट माई पॉइंट। इजी है, बहुत इजी मेथड है। यदि आपको इजी लगा है तो एक बार 2 सेंटेंस बताओ, ठीक है। देखो, द प्लेयर्स वी हैव इनवाइटेड फॉर आवर टीम आर यंग। हु और हु में से फिल करना है, ठीक है। द क्लर्क spoke rudely to the customer has been suspended। ठीक है, ये 2 सेंटेंस है। हमें ये बताना है हु आएगा या हुम आएगा। अब ध्यान से देखेंगे, अब जब भी आपसे हु और हुम पूछे तो हमारा पहला काम क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब चेक करेंगे, ठीक है। देखो, प्लेयर्स क्या है, सब्जेक्ट है, शुरू में आया है। वी भी क्या है, सब्जेक्ट है, देखो ये लिख रखा, ठीक है। हैव इनवाइटेड क्या है, वर्ब है। ध्यान रखेंगे, यदि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब इक्वल है, साथ साथ दे रखे हैं, तो बच्चे उसको एक ही कंसीडर करेंगे, 2 मत कर देना, हैव और इनवाइटेड। यदि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब इकट्ठे हैं तो मैं उसको क्या मानूंगी, एक ही मानूंगी, ठीक है। उसके बाद आर भी क्या है, वर्ब। अब बताओ कितने सब्जेक्ट हैं, 2, वर्ब भी कितनी है, 2, एक ये बराबर है, बराबर है तो यहाँ पे क्या आएगा, हुम। वेरी इजी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, द क्लर्क स्पोक रूडली टू द कस्टमर हैज बीन सस्पेंडेड, ठीक है। तो देखो बच्चे, क्लर्क क्या है, सब्जेक्ट है, स्पोक क्या है, वर्ब है, ठीक है। हैज बीन सस्पेंडेड भी क्या है, वर्ब है। अब सब्जेक्ट कितने हैं, 1, वर्ब कितनी है, 2, बराबर नहीं है तो यहाँ पे क्या आएगा, हो आएगा। गॉट माई पॉइंट। वेरी इजी। कितना ही बड़ा सेंटेंस दे रखा हो, हम सिर्फ 2 चीज चेक करेंगे, सब्जेक्ट कितने हैं, वर्ब कितने हैं। यदि बराबर है तो हुम और बराबर नहीं है तो हु। क्लियर। अब नेक्स्ट देखो बच्चे, एक सेंटेंस लिख रही हूं मैं, ठीक है। ये बताएंगे हम गलत है या ठीक है। देखो, द बुक whose pages were torn has been sent to repair। ठीक है। The book whose pages were torn has been sent to repair। अब एक चीज याद रखेंगे, यहां पे क्या आया है, whose आया है। क्या आया है बच्चे, whose आया है, ठीक है। एक सेंटेंस और लिख रही हूं मैं,
द बुक द पेजेज ऑफ विच वन टोन has been sent to repair. ठीक है, क्या बोला मैंने? द बुक whose pages were torn has been sent to repair. The pages of which were torn has been sent to repair. अब यहां पे दो कॉन्सेप्ट है बच्चे, ध्यान देंगे। बुक क्या है? नॉन लिविंग थिंग है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बुक क्या है? नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। यदि नॉन लिविंग थिंग है तो उसका जो प्रोनाउन होगा रिलेटिव प्रोनाउन होगा। यदि मैं हुज लगाती हूं तो हुज के तुरंत बाद मेरे को नाउन चाहिएगी, हुज के तुरंत बाद मेरे को नाउन चाहिएगी। जैसे हुज पेजेज, यदि यहाँ पे द पेजेज होता तो गलत हो जाता। मेरे को हुज के तुरंत बाद क्या चाहिएगी? नाउन चाहिएगी। बाय चांस यहाँ पे क्या है? सेकंड वाले सेंटेंस में नॉन लिविंग थिंग है बुक। यदि मैं डायरेक्ट हुज नहीं लगाती तो एक पैटर्न और है, नाउन प्लस ऑफ प्लस विच का यूज होगा बच्चे, ध्यान रखेंगे। क्या बोला मैंने? एक बार दोबारा सुनो बच्चों, थोड़ा टफ लग रहा होगा। बुक क्या है? नॉन लिविंग थिंग है। यदि मैं हुज लगाना चाहती हूं तो हुज के तुरंत बाद मेरे को नाउन चाहिएगी, हुज पेजेज, ठीक है। और यदि मैं नाउन नहीं चाहती पहले, तो मैं पहले नाउन लिखूंगी, फिर ऑफ लिखूंगी, फिर विच लिखूंगी, नाउन ऑफ विच। ये दोनों ही ठीक है। ऐसा नहीं होगा भाई हुज का यूज निर्जीव चीज के लिए नहीं होता। हम ऐसे कर सकते हैं, यदि मैं हुज लगा के करती हूं तो उसके तुरंत बाद नाउन लगाओ, बीच में आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, ठीक है। और यदि मैं नॉन लिविंग के लिए विच लगाना चाहती हूं तो नाउन ऑफ विच। ये स्ट्रक्चर याद रखने पड़ेंगे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आप इस स्ट्रक्चर को याद रखेंगे। क्लियर? अब तो मैंने दोनों ही ठीक लिखे हैं, ठीक है। एक चीज देखो, और ये तो हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे को आप ये बताओ, जो दैट है, दैट क्या वो रिलेटिव प्रोनाउन है? क्या दैट रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है बच्चे? देखो, रिलेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब है कंजक्शन का काम करेगा। और हम सबको पता है डेफिनेशन में तो क्या कहता है? WH फैमिली विद साइन विद एज अ कंजक्शन। लेकिन दैट भी रिलेटिव प्रोनाउन होगा। क्यों होगा बच्चे दैट रिलेटिव प्रोनाउन? क्योंकि दैट भी सेंटेंस को जोड़ता है। जैसे हम नरेशन करते हैं, ही सेड दैट लगाते हैं ना, तो दैट भी क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। तो अब दैट का यूज देखो बच्चे, दैट का यूज कहाँ होगा? देखो, पहला यूज क्या है? यदि दो नाउन एंड से जुड़े हैं, यदि दो नाउन एंड से जुड़े हैं और उनमें एक मनुष्य है व दूसरा जानवर या कोई वस्तु है, तो किसका यूज करेंगे बच्चे? दैट का, ठीक है। क्या बोला मैंने? यदि दो नाउन एंड से जुड़े हैं और उनमें एक मनुष्य और दूसरा जानवर या वस्तु है, तो किसका यूज होगा? दैट का यूज होगा, ठीक है। कैसे? देखो, मैंने लिखा द डॉग एंड द मैन who I saw yesterday
हैव बीन किडनैप्ड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। द डॉग एंड द मैन हु आई सा यस्टरडे हैव बीन किडनैप्ड। अब बच्चे क्या सोचेंगे, मैन आ गया, हु लगा दिया, ठीक है, लेकिन रूल क्या है, यदि दो नाउन एंड से जुड़े हैं, एंड आया, एक तो डॉग है एक मैन है, एक मनुष्य है दूसरा जानवर है, तो रिलेटिव प्रोनाउन दैट लगेगा। यहां पे मैंने हु लगा दिया तो यहां पे क्या आएगा, दैट आएगा। याद रखेंगे, यदि दो नाउन एंड से जुड़े हैं, एक मनुष्य और दूसरा जानवर है, तो हमेशा क्या आएगा, दैट का यूज होगा। गॉट माय पॉइंट। सेकंड क्या है, सुपरलेटिव। नेक्स्ट क्या है बच्चे, सेकंड वाला देखो क्या है, सुपरलेटिव डिग्री के बाद, सुपरलेटिव डिग्री के बाद भी किसका यूज होगा, दैट का। अब सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, आपको पता ही है बच्चे, हम एडजेक्टिव जब पढ़ते हैं भाई, गुड बेटर बेस्ट। गुड क्या है, पॉजिटिव डिग्री, बेटर क्या है, कंपेरेटिव, और बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव। कंपेरेटिव का मतलब है दो बंदों के बीच कंपैरिजन, और सुपरलेटिव का मतलब है सब में से एक। तो सुपरलेटिव डिग्री के बाद किसका यूज होगा, दैट का यूज होगा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा, शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल, शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल who I have ever seen। ठीक है, she is the most intelligent girl who I have ever seen। अब मैंने देखा, अब देखो बच्चे है ना जचा के करेंगे, भाई गर्ल आ गया, हूँ, ठीक है, लेकिन देखो शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल, मच मोर, मोस्ट, मोस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री के बाद किसका यूज होगा, दैट का यूज होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सुपरलेटिव डिग्री के बाद किसका यूज होगा, दैट का। अब तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है इसका, तीसरा यूज क्या रहेगा, देखो बच्चे, थर्ड है ALL ऑल, ALL ऑल। यदि ऑल का यूज व्यक्ति के लिए हुआ है तो आप हु और दैट में से कुछ भी लगा सकते हैं, दोनों ही ठीक होंगे। ठीक है, लेकिन यदि ऑल का यूज वस्तु के लिए हुआ है तब क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, दैट आएगा। ठीक है, एक चीज और याद रखेंगे, ऑल के बाद अनकाउंटेबल नाउन है तब भी क्या आएगा, दैट आएगा। ठीक है, ऑल के बारे में तीन चीजें बताई मैंने, यदि ऑल का यूज व्यक्ति के लिए हुआ है तब क्या आएगा, हु या दैट, वस्तु के लिए हुआ तो दैट, और अनकाउंटेबल नाउन है ऑल के बाद तब क्या आएगा, दैट आएगा। जैसे मैंने लिखा, ऑल आर इंटरेस्टेड इन दिस वर्क कैन स्टार्ट नाउ। ठीक है, एक तो ये है, एक लिखा मैंने, ऑल ग्लिटर्स एज नॉट गोल्ड। एक लिखा, ऑल द मनी यू गेव मी हैव बीन स्पेंट। ठीक है, ये तीन एग्जाम्पल है बच्चे।
ऑल आर इंटरेस्टेड इन दिस वर्क कैन स्टार्ट नाउ। भाई जो कोई भी इस काम को करना चाहता है वो कर सकता है। शायद व्यक्तियों की बात हो रही है बच्चे, है ना, भाई व्यक्ति काम करेंगे, बंदे ही काम करेंगे, पशुओं को तो नहीं बोलेंगे। व्यक्ति के लिए आया है, व्यक्ति के लिए आया है तो क्या आएगा, हु या दैट, दोनों ही ठीक है, आपकी मर्जी है, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। ठीक है। ऑल ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। हाथी के दांत खाने के ओर दिखाने के ओर, तो ऑल दैट ग्लिटर्स, हर चमकने वाली चीज सोना वस्तु के लिए। यहाँ पे ऑल के बाद मनी अनकाउंटेबल नाउन है, तब क्या आएगा, दैट का यूज होगा। ठीक है। तो ऑल के बारे में ये 3 चीजें याद रखेंगे। ठीक है। अब कुछ एक वर्ड है बच्चे, वो वर्ड ध्यान में रखेंगे हम। कौन से वर्ड है, देखो आप, ये 4th है। यदि किसी भी सेंटेंस में समथिंग, एवरीथिंग, द लिटल, द फ्यू, द सेम, द ओनली बहुत बार पूछा जाता है बच्चे। ठीक है। नन, ऑल, नो, इस टाइप के वर्ड आ जाएं, ठीक है, तो उनके बाद जो प्रोनाउन आएगा वो दैट होगा। ठीक है। इनके बाद कोई भी वर्ड आ जाए, इनके लिए जो प्रोनाउन आएगा वो क्या होगा, दैट होगा। जैसे एग्जांपल देखो बच्चे, मैंने लिखा माई फादर gave me everything which I needed। यदि हम हिंदी बना के करें तो मेरे पिताजी ने मुझे सब कुछ दिया जो मुझे चाहिए था। जो, और जो को इंग्लिश में क्या कहते हैं, विच। यहाँ पे क्या आया है, एवरीथिंग आया है। एवरीथिंग आया है तो यहाँ पे क्या आएगा, दैट आएगा। देखो एवरीथिंग के बाद क्या आएगा, दैट आएगा। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे इट इज द ओनली बुक विच आई वॉन्टेड, यह वही पुस्तक है जो मुझे चाहिए थी। तो द ओनली के बाद क्या आएगा बच्चे, दैट आएगा। ठीक है। तो ये वर्ड कहीं पे भी आ जाए तो इनके साथ क्या लगाते हैं बच्चे, दैट लगाते हैं। तो ये यूज थे किसके, दैट के। आई होप समझ आया होगा। मैंने क्या समझाया है, रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बताया, अभी WH फैमिली एज अ कंजक्शन, लास्ट में फुल स्टॉप। फिर मैंने आपको सिखाया हु और हुम कहाँ पे आएंगे रिलेटिव प्रोनाउन में। यदि सब्जेक्ट और वर्ब बराबर हैं तब क्या लगाते हैं, हुम, और जब बराबर नहीं होते तो क्या लगाएंगे, हु लगाएंगे। उसके बाद हमने क्या सीखा भाई, यूज ऑफ दैट, दैट का यूज कहाँ कहाँ होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप देखो बच्चे। अब अगली टाइप क्या है, 8th टाइप अपने, देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और 9th टाइप है एम्फेटिक प्रोनाउन। एक बार दोनों को साथ लेके चलेंगे बच्चे डेफिनेशन के लिए। ठीक है। क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपने सुना होगा हिंदी में निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक। तो निजवाचक का पता है ना हमें, निजवाचक अपना, स्वयं, खुद। भाई अपना काम स्वयं करो तो स्वयं क्या है, निजवाचक सर्वनाम। तो अपने आप, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या आएगा, सेल्फ या सेल्व्स का यूज होगा। ठीक है। सेम हेयर, सेल्फ और सेल्व्स आएगा बच्चे एम्फेटिक में भी। तो दोनों में क्या फर्क है, देखो पहले तो मैं ये वर्ड्स लिख देती हूं। जैसे माई सेल्फ है, योर सेल्व्स है, आवर सेल्व्स है,
हिमसेल्फ है, इट सेल्फ है, दैम सेल्व्स है, ठीक है, हर सेल्व्स है, सेल्फ और सेल्व्स। यदि एक वचन है तो सेल्फ आएगा, प्लूरल है, बहुवचन है तो क्या आता है सेल्फ। जैसे योर सेल्फ भी होगा और सेल्फ्स भी होगा, ठीक है। अवर प्लूरल है, सेल्फ्स आ गया, दम के बाद सेल्फ्स आ गया, ये हर सेल्फ है, ठीक है। ये क्या है, हर सेल्फ्स है, हर सेल्फ दोबारा ही लिख देते हैं बच्चे, ठीक है। अब ये ही चीजें एम्फेटिक में है, माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, तो दोनों में क्या डिफरेंस है देखो बच्चे ध्यान से। जो ये एम्फेटिक है, एम्फेटिक का मतलब क्या होता है, एम्फेसाइज करना, किसी भी बात को जोर दे के बोलना, यानी दबाव सूचक। एम्फेटिक का मतलब क्या है, दबाव सूचक, किसी भी बात को जोर दे के बोलना। देखो अब मैं दो सेंटेंस बोल रही हूं, एक तो मैं ये बोलूं मैं यह काम अपने आप करूंगा, और एक मैं ये बोलूं मैं अपने आप ये काम करूंगा, तो स्ट्रेस सेकंड वाले में जाएगा ना, मैं अपने आप। यानी एक तो मैंने ये लिखा आई विल डू दिस वर्क माई सेल्फ, एक मैंने ये लिखा आई माई सेल्फ विल डू दिस वर्क, ठीक है। अब दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस है देखो बच्चे, आई विल डू दिस वर्क माई सेल्फ, इसमें तो माई सेल्फ मैंने आखिर में लगाया है, इसमें सब्जेक्ट के बाद लगाया है, ठीक है। तो ध्यान देंगे, मैंने बोला मैं अपने आप यह काम करूंगा, मैं अपने आप, जोर दे के सेकंड वाला सेंटेंस बोला गया है। यानी हम क्या याद रखेंगे, यदि सेल्फ और सेल्फ्स सब्जेक्ट के तुरंत बाद आए, आई क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आए तो क्या होगा, एम्फेटिक। तो क्या होगा बच्चे, एम्फेटिक होगा। यदि सेल्फ और सेल्फ सब्जेक्ट के तुरंत बाद आए तो एम्फेटिक होगा, वरना क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, वरना क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, ठीक है। यानी मेरे को क्या पता चला, यहां पे जो माई सेल्फ है वो रिफ्लेक्सिव है और इसमें क्या है, एम्फेटिक है। क्लियर, क्या बोला मैंने, यदि सेल्फ और सेल्फ सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएंगे तो एम्फेटिक होगा, अदरवाइज क्या होगा, रिफ्लेक्सिव। यदि ये बात समझ आई है तो एक सेंटेंस अब आपके लिए बताना मुझे, दिस वर्क इज डन बाय राम हिमसेल्फ। यहां पे जो हिमसेल्फ आया है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है या एम्फेटिक है। बच्चे यहां पे जो हिमसेल्फ आया वो एम्फेटिक है। एम्फेटिक क्यों है, देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला, यदि सेल्फ और सेल्फ सब्जेक्ट के तुरंत बाद आए और यहां पे सब्जेक्ट राम है, सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, लेकिन राम क्या है भाई, यह काम राम के द्वारा किया जाएगा। राम क्या है, राम काम को करेगा, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद आए तो वो क्या होगा, एम्फेटिक। मैंने ये नहीं बोला जब दूसरे नंबर पे आएगा तब वो एम्फेटिक होगा, मैंने क्या बोला, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएगा वो एम्फेटिक होगा, न कि सेकंड नंबर पे, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे। क्लियर, अभी तो सिर्फ मैंने क्या डिस्कस किया आपके सामने, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक में क्या डिफरेंस है। अब दोनों से रिलेटेड कॉमन एरर क्या पूछते हैं, देखो अब इससे रिलेटेड, रिफ्लेक्सिव से रिलेटेड कुछ कॉमन एरर है, क्या है, देखो बच्चे, पहली बात, कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज सेंटेंस के स्टार्टिंग में नहीं होगा, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को मैं आरपी लिख दूं, आरपी का यूज सेंटेंस के स्टार्टिंग में नहीं होगा।
अब जैसे क्या कहते हैं मोस्टली बच्चे, मैं ये बोल दूं बच्चे इंट्रोडक्शन दो, तो क्या बोलेंगे? माई सेल्फ ममता शर्मा। आई एम, न कि माई सेल्फ। कभी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में ऐसे नहीं होगा माई सेल्फ राम, गलत है। सेंटेंस के स्टार्टिंग में आरपी का यूज नहीं होगा। राम माई सेल्फ या हिमसेल्फ जो भी आएगा सेंटेंस के हिसाब से वो मैटर करेगा, लेकिन माई सेल्फ राम ये गलत है। आरपी का यूज सेंटेंस के स्टार्टिंग में नहीं होता। ठीक है, अब देखो बच्चे, कुछ एक वर्ब है जिनके साथ आरपी का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसी वर्ब जिनके साथ आरपी आएगा जरूरी है। वो वर्ब कौन कौन सी है? देखो बहुत इजी है। अक्विट, अम्यूज, इंजॉय। ठीक है, उसके बाद दूसरी रो बनाएंगे प्रेजेंट, प्रोस्ट्रेट, अप्लाई, रिजाइन, प्रेजेंट, प्रोस्ट्रेट, अप्लाई, रिजाइन। रिजाइन देने के बाद क्या हो जाएगा? अब्सेंट। ठीक है, उसके बाद रिकंसाइल। एक बार रिकंसाइल से पहले लिखो ताकि आपको याद हो जाए। पहले एब्सेंट की स्पेलिंग ठीक कर लो बच्चे। एब्सेंट, उसके बाद अवेंज, आफ्टर दैट रिकंसाइल। उसके बाद है एक्सर्ट, डिवोट, सैक्रिफाइस, अडेप्ट, कन्फाइन। ठीक है, ये वर्ब्स हैं। दिखने में बहुत ज़्यादा लग रही है, बहुत ईजी है बच्चे। अब देखना 1 मिनट में याद हो जाएंगे। देखो, अक्विट, अम्यूज, एंजॉय। अक्विट का मतलब है प्रशंसापूर्वक व्यवहार करना। एक बार मीनिंग देख लो, प्रशंसापूर्वक व्यवहार। ठीक है, अम्यूज मनोरंजन, एंजॉय भी मनोरंजन। ठीक है, तो हो जाएगा ये मनोरंजन। प्रेजेंट, प्रोस्ट्रेट विरोध करना, अप्लाई पता है, रिजाइन देना भी पता है, अब्सेंट। अवेंज होता है बदला, और रिकंसाइल होगा समझौता। ठीक है, एक्सर्ट मेहनत करना, डिवोट समर्पण, सैक्रिफाइस समर्पण, अडेप्ट ढालना, और कन्फाइन सीमित होना। ठीक है, अब देखो एक बार मैं इसको याद कराती हूँ आपको अच्छे से। एक बार तो अक्विट, अम्यूज, एंजॉय, ये देखो प्रशंसा मनोरंजन से रिलेटेड है, ये तो याद हो जाएंगे। अब इसके लिए मैं आपको एक चीज़ याद कराती हूँ, सीरीज में याद करने के लिए ध्यान से देखो। अब जैसे मैं टीचर हूँ, ठीक है, मेरे को एकदम से एकेडमी से निकाल दिया, तो मैं क्या करूँगी? वहाँ पे जाके दोबारा प्रेजेंट होके प्रोस्ट्रेट करूँगी, विरोध करूँगी। फिर वो ना मानेंगे तो मैं अप्लाई कर दूँगी रिजाइन देने के लिए। ठीक है, उसके बाद रिजाइन देने के बाद क्या हो जाऊँगी? अब्सेंट हो जाऊँगी। अब अचानक से निकाल रहा है तो मेरे मन में क्या आएगा कि भाई अवेंज, बदला। लेकिन टीचर की क्या नीति होती है? वो ऐसे काम बहुत कम करते हैं, मोरल ड्यूटी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो वो रिकंसाइल समझौता कर लेंगे। ठीक है, तो याद हुआ होगा, प्रेजेंट, प्रोस्ट्रेट, अप्लाई, रिजाइन, रिजाइन के बाद अब्सेंट होएगा, अवेंज और रिकंसाइल। ठीक है, अब ये क्या है? अब जैसे आप एग्जाम की तैयारी करें, आपको पटवारी लगना है, आप क्या करेंगे? एक्सर्ट, काफ़ी मेहनत करेंगे,
डिवोट बिल्कुल समर्पित हो जाएंगे, सब कुछ त्याग देंगे। अडेप्ट सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेंगे। फिर आपकी जॉब लग गई तो आपको प्राइड घमंड हो गया भाई, ठीक है। जॉब लगने के बाद क्या होगा, प्राइड घमंड हो गया, और घमंड होने के बाद कन्फाइन, आपके पास कोई नहीं आएगा, आप अपने अंदर ही सीमित हो जाएंगे। तो एक्सर्ट, डिवोट, सैक्रिफाइस, अडेप्ट, प्राइड और कन्फाइन, ये वर्ब्स है। इनके साथ मेरे को आरपी लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैंने लिखा, अब एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। सी reconciled herself to the demands of her in-laws family, ठीक है, in-laws family. She reconciled herself to the demands of her in-laws family. अब मैंने देखा रिकनसाइल आया, रिकनसाइल, तो रिकनसाइल के बाद मुझे क्या लगाना पड़ेगा, हर सेल्फ लगाना ही पड़ेगा। यदि यहाँ पे ना होता तो सेंटेंस क्या हो जाता, गलत हो जाता, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और देख लो, द स्टूडेंट्स exert a lot during the या फिर एट द टाइम ऑफ एग्जाम, ठीक है। अभी सेंटेंस में गड़बड़ है, क्यों है, क्योंकि रूल क्या कहता है, यदि एग्जर्ट आएगा काफी मेहनत करना तो उसके साथ मेरे को आरपी की जरूरत पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे तो मैंने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाया ही नहीं। लेकिन स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या आएगा, देमसेल्व्स का यूज होगा, ठीक है। यहाँ पे किसका यूज होगा, देमसेल्व्स का यूज होगा। क्लियर। अब देखो बच्चे, ये तो थी ये बात। अब जो ये एक वर्ब है इंजॉय, इंजॉय पढ़ी थी ना हमने, एक्विट, अम्यूज, इंजॉय। इंजॉय के बारे में दो खास बातें हैं। क्या, यदि इंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट आए, इंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट आए तो आरपी की जरूरत नहीं है, और यदि ऑब्जेक्ट ना है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो आरपी आएगा। जैसे मैंने लिखा दे इंजॉयड द पार्टी, ठीक है। एक लिखा दे इंजॉयड themselves during वेकेशन, ठीक है। अब मैंने देखा एंजॉय वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आया है कि भाई उन्होंने पार्टी को, उन्होंने क्या एंजॉय की, पार्टी। क्या का आंसर आया, तो ये ऑब्जेक्ट है, तो आरपी की जरूरत नहीं है, ये ठीक है। लेकिन यहाँ पे दे इंजॉयड ड्यूरिंग वेकेशन, उन्होंने छुट्टियों के दौरान इंजॉय किया है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो नहीं है, ये तो एडिशनल वर्ड है ना, तो यहाँ पे मेरे को देमसेल्व्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे, इंजॉय के बाद यदि ऑब्जेक्ट है तो आरपी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो आरपी की जरूरत पड़ेगी। क्लियर। अब देखो बच्चे, यहां पे तो आप कर लोगे। अब ये वर्ड मैंने कौन से बताए हैं जहां पे हमें आरपी की जरूरत होगी। अब कुछ एक वर्ड ऐसे हैं, कुछ वर्ब्स के बाद आरपी नहीं लगेगा, ठीक है। वो वर्ब कौन कौन सी है, देखो थोड़ी है ये तो, कीप बाथ, मूव, टर्न, स्टॉप, रेस्ट और हाइड, क्वालिफाई, ठीक है।
कीप बाथ, मूव, टर्न, स्टॉप, रेस्ट, हिट। देखो कीप बाथ नहाते रहो, मूव चलो, टर्न घूमो, स्टॉप रुको, रेस्ट आराम करो, ये सारी मूवमेंट वाली हैं। हाइड छिपना, क्वालिफाई क्वालिफाई आपको पता ही है, ठीक है। तो इन वर्ब के बाद आरपी की जरूरत नहीं होगी। जैसे मैंने लिखा ही हिड हिमसेल्फ बिहाइंड द विंडो। अब मैंने देखा वर्ब क्या आई है, हिड, सेकंड फॉर्म है हाइड हिड, ठीक है। तो यहां पे इसके बाद आरपी की जरूरत नहीं है, ही हिड बिहाइंड द विंडो, यहां पे आरपी की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। तो ये वर्ब ऐसी हैं जैसे यू शुड कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम बैड बॉयज। तो यहां पे बच्चे क्या आया है, कीप आया, तो इसके बाद योर सेल्फ की जरूरत नहीं पड़ी। इन वर्ब्स के बाद हमें आरपी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप देखो, नाइन्थ टाइप क्या है, नाइन्थ होगी ना, 8 9 तो दोनों होगी, 10th है ये, इंडेफिनेट प्रोनाउन, ठीक है। क्या है, इंडेफिनेट प्रोनाउन। इंडेफिनेट प्रोनाउन का मतलब है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। इंडेफिनेट प्रोनाउन का मतलब क्या है, अनिश्चयवाचक, मतलब जो चीज निश्चित नहीं है उसे क्या बोलेंगे, इंडेफिनेट बोलेंगे, है ना। जैसे मैंने बोला बाहर कोई आया है, मुझे नहीं पता कौन आया है, तो कोई क्या है, इंडेफिनेट है। दाल में कुछ काला है, यानी कोई कुछ क्या होंगे, इंडेफिनेट प्रोनाउन होंगे, ठीक है। जैसे कुछ वर्ड्स याद रख लेना, समबॉडी, एनीबॉडी, एवरीबॉडी, नोबॉडी, समवन, anyone, everyone, no one, something, anything, everything, nothing, ठीक है। और एक याद रखेंगे ONE1, क्लियर। अब जो हिंदी में आप कोई कुछ पढ़ते हैं ना, वो सारे यही है, समबडी कोई, एनीबडी कोई, एवरी प्रत्येक, नोबडी कोई नहीं। आप समबडी बोल लो, समवन बोल लो, एक ही बात है, ठीक है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। ऐसे ही एनीबडी और एनीवन में कोई डिफरेंस नहीं है, ये सारे कुछ वाले हैं। अब यहाँ पे मेन मुद्दा है वन का, ठीक है। तो वन के बारे में देखो, आप यदि मैं बोलूं वन, तो वन का क्या मीनिंग है, यहाँ पे वन का मतलब एक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम तो इंडेफिनिट प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, और यदि मैं एक बोल दूं तो चीज डेफिनेट हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे वन का मतलब है एनीबडी, मीन्स प्रत्येक। जैसे हम कई बार सेंटेंस देखा होगा, जैसे मैंने लिखा वन शुड डू हिज ड्यूटी ऑनेस्टली। मैंने लिखा वन शुड डू हिज ड्यूटी ऑनेस्टली। तो क्या यहाँ पे बच्चों वन का मतलब एक है, एक तो नहीं है भाई, एक व्यक्ति को ही अपनी ड्यूटी अच्छे से करनी चाहिए, गलत है ये सेंटेंस। यानी यहाँ पे यदि मैं इसकी बात करूं कि भाई वन का मतलब क्या है, तो वन का मतलब एक नहीं है, प्रत्येक। अभी प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ड्यूटी अच्छे से करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अब भी इस सेंटेंस में गड़बड़ है, ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है, ध्यान से देखो। बी वन शुड डू हिज ड्यूटी ऑनेस्टली। बाय चांस एक सेंटेंस और लिखती हूं मैं, जैसे मैंने लिखा ही शुड डू
हर ड्यूटी ऑनेस्टली, क्या ये सेंटेंस ठीक है? अब इस सेंटेंस को देख के सारे बच्चे बोलते हैं भाई ये गलत है। गलत क्यों है? भाई मैंने ही के साथ हर लगा दिया, ही के साथ क्या आएगा? हिज आएगा, हर नहीं आएगा, है ना। अब ये बात सबको पता है, यदि ही के साथ हिज आएगा तो क्या वन के साथ हिज आ सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि वन के साथ क्या आएगा? वंस आएगा। मतलब क्या है, सब्जेक्ट जैसा होगा प्रोनाउन वैसा ही एग्री करेगा। यदि ही है तो हिज आएगा, सी है तो हर आएगा, आई है तो माई आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट जैसा होगा प्रोनाउन वैसा ही एग्री करेगा। तो इंडेफिनेट प्रोनाउन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है भाई वन का जो प्रोनाउन है वो क्या होगा? वंस होगा। एक चीज और याद रखेंगे, अपोस्ट्रोफे एस लगा के नहीं लिखा जाएगा, डायरेक्ट वंस आएगा। अब कई बार एरर में क्या करते हैं, यहाँ पे अपोस्ट्रोफे लगा के एस दे देते हैं, तो अपोस्ट्रोफे एस का यूज नहीं होगा, डायरेक्ट यूज होगा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा somebody has stolen my purse। अब यहाँ पे डायरेक्ट पूछ ले भाई somebody क्या है, तो हमें पता होना चाहिए क्या है, किसी ने। हमें पता ही नहीं कौन है, इंडेफिनेट प्रोनाउन है। ठीक है, तो ये क्या था? इंडेफिनेट प्रोनाउन। अब अगली टाइप क्या है? अब 11th टाइप क्या है? अब देखो मेन टाइप 10 थी प्रोनाउन की जो हम डिस्कस कर चुके। अब 11वीं 12वीं की सिर्फ आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, भी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, अब कई बुकों में 11वीं 12वीं मेंशन है तो आप डिस्कस कर ही लेते हैं। 11th क्या है? इम्पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, क्या है? इम्पर्सनल। अब इम्पर्सनल का मतलब क्या है? किसी भी बात को इनडायरेक्ट वे से बोलना, इनडायरेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग। यदि हम इसका मीनिंग देखें तो क्या होगा? इनडायरेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग, किसी भी बात को इनडायरेक्ट वे से बोलना। ठीक है, जैसे मैंने लिखा इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। अब बारिश का मतलब क्या है? वाटर, बट मैंने वाटर तो यूज नहीं किया, मैंने क्या यूज कर दिया? रेन। लेकिन इनडायरेक्टली बात किसकी है? वाटर की है। इट मीन्स ये क्या है? इम्पर्सनल है। जैसे मैंने लिखा इट इज थंडरिंग, थंडर मैंने बादलों का गरजना। अब मैंने तो क्लाउड को इंग्लिश, बादल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्लाउड, बट मैंने क्लाउड तो नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा? थंडर। इनडायरेक्टली बात किसकी है? क्लाउड की। तो ये क्या है? इम्पर्सनल। वैसे भी एक बात नोट करने की है, इम्पर्सनल प्रोनाउन में इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट आपको इट मिलेगा। ठीक है, छोटा सा होता है, ज्यादा टफ नहीं है। तो ये क्या है? इम्पर्सनल प्रोनाउन। क्लियर? अब लास्ट टाइप क्या है? 12th एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन क्या होगा? सबसे पहली बात तो बच्चे एक्सक्लेमेटरी की स्पेलिंग ऐसे है, ए के बाद आई मत लगा देना, आई नहीं होता। जब हम एक्सक्लेम लिखते हैं वहां पे आई होगा, एक्सक्लेमेटरी में आई का यूज नहीं होता। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन क्या होता है? पता है ना, विस्मयादिबोधक। अब विस्मयादिबोधक हिंदी में तो पता ही है, जहां पे खुशी, दुख, हैरानी, ये फीलिंग्स हो, वो क्या होते हैं? एक्सक्लेमेटरी। यानी जो सेंटेंस जोए, शोरो, जोए खुशी, शोरो दुख, सरप्राइज, वंडर, इसको दिखाएगा वो क्या होगा? एक्सक्लेमेटरी। इन शॉर्ट ये सिंबल मिलेगा भाई, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ठीक है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जैसे मैंने लिखा व्हाट एन आइडिया, है ना। तो व्हाट एन आइडिया ये क्या है? एक्सक्लेमेटरी है। सरप्राइज है, जो वर्ड से स्टार्ट होते हैं ना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, वो सरप्राइज को शो करते हैं। जैसे मैंने बोला हुर्रे आई हैव वॉन द मैच, तो ये क्या है? खुशी है, जोए है, तो ये भी क्या है? एक्सक्लेमेटरी है। ठीक है, तो एक्सक्लेमेटरी का मतलब क्या है? विस्मयादिबोधक। जो जोए, सोरो, सरप्राइज को दिखाएंगे वो क्या होंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होंगे। क्लियर? तो
तो इनकी जो 11th और 12th है बच्चे, उनकी सिर्फ आपको डेफिनेशन याद रखनी है, बाकी हमने डिटेल से डिस्कस किया। तो ये था भाई प्रोनाउन का टॉपिक। अब हम एक्सरसाइज करेंगे प्रोनाउन से रिलेटेड कॉमन एरर की, जो जिस टाइप से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारा डिस्कस करेंगे। ठीक है।